पेरिस, 19वीं सदी का अंत। सभ्य दुनिया की आत्मघोषित राजधानी। यह एक ऐसा शहर था जिसे बैरन हॉसमैन की सख्त सौंदर्य शास्त्र द्वारा परिभाषित किया गया था। क्रीम रंग का चूना पत्थर, समान बालकनी, स्लेट की छतें, परंपरा के सदियों पर निर्मित पत्थर की एक सिम्फनी। लेकिन 1886 में इस सामंजस्य को तोड़ने का निर्णय लिया गया। शहर के दिल में औद्योगिक लोहे की एक कील ठोकने के लिए। आधुनिक दृष्टि से यह एक्सिस मुंडी है, दुनिया का केंद्र, रोमांस का एक प्रतीक। लेकिन 1889 के पेरिस वासियों के लिए यह सुंदरता के खिलाफ युद्ध की घोषणा थी। एक घृणा। जिस आदमी ने श्रेय लिया और जोखिम भी, वह गुस्ताव एफिल था। लोहे के पुलों का एक मास्टर। लेकिन इतिहास सटीकता की मांग करता है। यह विचार एफिल के मन से न तो अचानक निकला था और न ही कुछ से। यह उसके इंजीनियर मॉरिस कोचलिन और एमिल नोगियर थे जिन्होंने जाली डिजाइन का विचार किया। उन्होंने समझा कि इतिहास की सबसे ऊंची संरचना 300 मीटर तक पहुंचने के लिए वे गुरुत्वाकर्षण से नहीं लड़ रहे थे, वे हवा से लड़ रहे थे। गणितीय कंकाल को जनता के लिए स्वीकार्य बनाने के लिए आर्किटेक्ट स्टीफन सोवेस्ट्रे को लाया गया। उसने आधार पर विशाल मेहराब और पहले स्तर पर कांच का पवेलियन जोड़ा, औद्योगिक कंकाल को टक्सीडो में सजाते हुए। निर्माण जनवरी 1887 में शुरू हुआ। चुनौती तुरंत सामने आई। टॉवर के 2 पैर सूखी जमीन पर थे, लेकिन अन्य 2 जो सीम के करीब थे, नरम, बदलते कीचड़ पर थे। ठोस जमीन पाने के लिए ठोस आधार एफएल ने संकुचित हवा के कैसन्स का उपयोग किया। विशाल धातु के बक्से जो नदी के तल में गहरे धंसाए गए थे। अंदर पुरुषों ने विशाल वायुमंडलीय दबाव के तहत पृथ्वी को काटा, नदी को कक्ष में बाढ़ से रोकने के लिए मोटी, संकुचित हवा में सांस ली। यह खतरनाक, क्लॉस्ट्रोफोबिक काम था। एक भूमिगत लड़ाई मिलीमीटर से जीती गई, यह सुनिश्चित करते हुए कि पैर पूरी तरह से समतल थे इससे पहले कि वे कभी आकाश में प्रवेश करें। जैसे जैसे टॉवर ऊंचा होता गया, शहर ने सुना। हवा में रिवेट गैंग्स की तालबद्ध, कानफाड़ देने वाली ध्वनि गूंज रही थी। एक हथौड़ा चमकते लाल धातु पर प्रहार करता है। चिंगारियां बरसती हैं। एक टीम में 4 आदमी, एक रिवेट को गर्म करने के लिए, एक उसे पकड़ने के लिए, एक सिर को आकार देने के लिए और एक उसे सही जगह पर लगाने के लिए। 18,038 धातु के भाग, 2.5 लाख रिवेट। यह केवल निर्माण नहीं था, यह भयानक सटीकता का पूर्व निर्मित संयोजन था। हर छिद्र को फैक्ट्री से निकलने से पहले 1 मिलीमीटर के भीतर पंच किया गया था। अगर कोई टुकड़ा साइट पर नहीं बैठता तो उसे मजबूर नहीं किया जाता, उसे वापस भेज दिया जाता। आईफिल को पता था कि इन ऊंचाइयों पर त्रुटि का एक मार्जिन मौत की सजा थी। चमत्कारिक रूप से हवा और चक्कर के बीच टॉवर के निर्माण के दौरान एक भी श्रमिक की मौत नहीं हुई। फिर भी जैसे जैसे लोहे की छाया पेरिस पर लंबी होती गई, आक्रोश फूट पड़ा। बौद्धिक अभिजात वर्ग भयभीत था। फरवरी 1887 में समाचार पत्र ले टेम्स ने कलाकारों का विरोध प्रकाशित किया। हस्ताक्षरकर्ताओं में लेखक गाई डे मॉब्सन और अलेक्जेंड्रे ड्यूमा फिल्स शामिल थे। उन्होंने शब्दों को घुमा फिरा कर नहीं कहा। उन्होंने लिखा, हम लेखक, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे आक्रोश के साथ अपमानित फ्रांसीसी स्वाद के नाम पर इस बेकार और भयानक एफिल टॉवर के निर्माण के खिलाफ विरोध करते हैं। उनके लिए यह एक दुखद सड़क का दीपक था, एक घंटा घर की कंकाल और सबसे प्रसिद्ध एक ग्रेनाइट बोल्टेड शीट मेटल का स्तंभ। मॉब्सन रिपोर्टेडली हर दिन टॉवर के रेस्तरां में दोपहर का भोजन करते थे। जब उनसे पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया, यह पेरिस में एकमात्र स्थान है जहां मुझे इसे नहीं देखना पड़ता। लेकिन जब एक्सपोजिशन यूनिवर्सल मई 1889 में खोला गया, तो लोगों, कलाकारों नहीं, ने इसका भाग्य तय किया। मेले के दौरान लगभग 2 मिलियन आगंतुकों ने टॉवर पर चढ़ाई की। यह एक संवेदी अधिभार था। कोयले के धुएं की गंध, चांप डे मार्स की धूल और पृथ्वी पर सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना पर खड़े होने का भयावह रोमांच। फिर भी अनुबंध स्पष्ट था।
टॉवर एक अस्थायी प्रदर्शनी थी। पेरिस शहर ने इसे 20 साल बाद डिसमेंटल करने की योजना बनाई थी। इसका विनाश 1909 के लिए निर्धारित था। आईफेल को पता था कि वह अपने कलाकृति को कला से नहीं बचा सकता, उसे इसे विज्ञान से बचाना था। उसने टॉवर को एक प्रयोगशाला में बदल दिया। उसने बैरोमीटर, बिजली के कंडक्टर और एक वायु सुरंग स्थापित की। लेकिन सच्चा उद्धारकर्ता अदृश्य था। वायरलेस टेलीग्राफी सॉफील। फ्रांसीसी सेना ने 300 मीटर पर एक एंटीना के सामरिक मूल्य को समझा। 1914 में पहले विश्व युद्ध के दौरान टॉवर ने दुश्मन के रेडियो संदेशों को इंटरसेप्ट किया, जिसने मारने की लड़ाई में जर्मन आक्रमण को रोकने में मदद की। बेदाग राक्षस ने पेरिस को बचा लिया। विध्वंस आदेश को चुपचाप भुला दिया गया। आज नफरत भरी शीत धातु फ्रांस की पहचान बन गई है। यह अपने आलोचकों और इसके निर्माता से भी अधिक समय तक जीवित रही है। यह लोहे और हवा का एक विरोधाभास है। एक ऐसा ढांचा जो एक क्षण के लिए बनाया गया था, जो एक युग तक चला है। यह इस बात का प्रमाण है कि जबकि पत्थर इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है, लोहे का प्रतिनिधित्व भविष्य करता है।